हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या यूपीएससी प्रीलिम्स का जो 2026 का पेपर है, क्या इसने मेरिट को किल किया और ये लक बेस्ड एग्जाम हो गया। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही उटपटांग हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने शायद 6 महीना साल भर पहले से तैयारी शुरू की है उनका हाई मार्क्स आ रहा है, जिसके वजह से कट ऑफ डिस्टर्ब भी होता है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। आपको पता होगा कई बार जो कट ऑफ आते हैं, पहले अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और नीचे हम लोगों ने ये यूपीएससी के आंसर की निकाल रखी है, वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। ओके नाउ, अगर आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर्स के जितने कट ऑफ्स हैं वो जितने भी, अगर ये तो सीट्स हैं, अगर आप कट ऑफ्स देखोगे तो इतने जाते हैं, है ना। जैसे लास्ट ईयर 92.66 गया था, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, काफी ज्यादा गया था 88, 75। तो अगर आपको पता होगा ये जो कट ऑफ्स जाते हैं ये बेसिकली जो नॉलेज से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन होता है उससे ज्यादा होता है। शायद लास्ट के 10-15 नंबर, कभी कभी 20-20 नंबर तक लोग उठाते हैं, वो पूरी लक पर उठाते हैं, यानी कि वो तुक्का मारते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंट गेस वर्क होता है, बहुत सारा लक पर भी बेस होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या 2026 के पेपर में और भी ज्यादा लक का रोल अदा होगा या और ज्यादा लक मैटर करेगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट किलिंग क्वेश्चंस जो कि मेरे ख्याल से उतने वहां से पूछे नहीं जाने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था सेट डी का, ये उन्होंने क्या किया, प्लेस्टोसीन पीरियड में गए ज्योग्राफी का, फिर वो यमुना पर आए, इंडस पर आए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नादी सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा ये कौन पढ़ता है, कौन से यूपीएससी सिलेबस में ये मेंशन है कि आप ऋग्वेद का नादी सुक्ता पढ़ के जाइए। ऑफ कोर्स रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे या इन लोगों का नाम जो है किसी स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन नहीं है, किसी एनसीईआरटी बुक्स में। ओके आप इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये बहुत हद तक चांस पर हो जाता है। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग जो है तुक्का मारते हैं, यानी एक दो एलिमिनेट करेंगे, दे ट्राई सम एलिमिनेशन ऑप्शन। और भी प्योरली नॉलेज बेस्ड नहीं, बहुत ज्यादा एलिमिनेशन बेस्ड है ये ऑप्शन। तो अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा, अगर उनको एग्जाम में स्ट्राइक किया होगा तो वो सोचेंगे प्लेस्टोसीन पीरियड यार एक वेदा, दोनों टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो उस तरह से कुछ उन्होंने एलिमिनेट किया होगा। बट मेरे ख्याल से इस तरह क्वेश्चन पूछने का उतना रीजनेबल सेंस नहीं बनता है। ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि वो पूछ सकते हैं, तो वो पूछना चाहिए, है ना। या हिस्ट्री के भी अगर क्वेश्चंस पूछना है तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो, इस तरह का तो एंशिएंट हिस्ट्री तो ये तो पहले भी करते आया यूपीएससी, कि उनका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, इसको एकदम भी छेड़छाड़ मत कीजिए। हालांकि इसका भी उतना, बिकॉज ये सब नाम याद रखने बहुत मुश्किल है, कौन से किंग कहते हैं ऑल। अब देखो, ये देखो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, इसका क्या मतलब बनता है। ये क्लासिकल सिंगर है कर्नाटक से, वो कौन से घराना से बिलोंग करते हैं। अयोध्या में सरप्राइज है, कर्नाटक है और यहाँ सारे नॉर्थ इंडिया के लिखे हुए। शायद इसका आंसर हमको याद है, यहाँ तक डी था, आगरा, ग्वालियर, पटियाला, ये सब नॉर्थ इंडिया में। तो अब लॉजिक भी नहीं लगा सकते, और ये क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटक थे। और इस तरह हैफेजर्डली, और ऐसा भी नहीं कि रिसेंटली उनकी डेथ हुई हो या कुछ इवेंट हुआ हो तब ये न्यूज में, ऐसे ही हैफेजर्डली उठा के पूछ दिया, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। सिमिलरली अगर आप देखो क्षेत्र पत्नी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बंदे से कि ऋग्वेद और अथर्ववेद को पूरा डिटेल पढ़ के जाए। इसका आंसर एज फार एज रिमेंबर, इसे दोनों में कंफ्यूजन था, ऋग्वेद था मोस्ट लाइकली, ये उन्होंने आंसर निकाला था। बट द क्वेश्चन इज नॉट दैट। वैसे मैंने आंसर की पूरा यहाँ डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप जाके देख सकते हो, है ना, हमारे चैनल पर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये वाली भी क्लास देख लीजिएगा कि कोई यूपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर की निकाला था उसमें क्या कुछ गलत था कि नहीं, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। खैर, तो यहां पर हमको आंसर की नहीं डिस्कस करना, मेरा ही मकसद ये बताने कि देखो इसका कोई इतना मेरिट, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं। अगर आपको पूछता तो कोई करंट अफेयर्स का न्यूज पूछते तो भी कोई सेंस बनता है ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे रागा बिलावल कर्नाटिक म्यूजिक से थे, ऑफ कोर्स विच आर द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागा इज सिमिलर टू रागा बिलावल राजस्थानी म्यूजिक, कोई सेंस नहीं बनता, कोई नहीं जानता इसको। ओके और ये करंट अफेयर्स में भी न्यूज में नहीं था, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता इस तरह क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आप जैनिज्म के बारे में बेसिक चीजें पूछो ना, कि त्रिरत्नाइन जैनिज्म क्या होता है ना, और बहुत सारे जैनिज्म के दोनों सेक्ट के बारे में बताओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म, 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन जैनिज्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ये इतना कोई डिटेल में नहीं पड़ता है, इतना ये इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। हल्ली सलाया पेंटिंग्स एंड बाग रेफर्स टू व्हाट, आई मीन आई डोंट नो। ऐसे भी एंशिएंट हिस्ट्री पहले भी, ये 2026 से ये बात नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है पिछले 7-8 सालों में कि एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन लोगों से नॉलेज के बेसिस पर तो नहीं लगता है। ओके दीज आर द प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, है ना। फिर प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये कहाँ था, कौन से बुक में, कहाँ से उठाया उन्होंने, गॉड नोज बेटर। अब देखो कुछ चीज, एक दो चीज ये हुआ कि ऑल ओवर ऐसा करके जो ऑप्शन है उसमें कहीं कहीं पैसा हुआ जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को सही मान लिया है। अगर आप आंसर की देखे होगे तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। एक जो टेनिस प्लेयर वाला क्वेश्चन था उसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट को लोगों ने सही मान लिया, तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ये है, इसमें तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है
और सिविल सर्विस का एग्जाम एक साथ ले रहे हो, तो आप फॉरेस्ट सर्विस का अपना एक्सट्रीम लेवल का जूलॉजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट से भी सॉल्व करवा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप सेपरेट एग्जाम ले लो ना फिर, अगर ऐसा लग रहा है तो। या एक ही क्वेश्चन में आप ऐसे लिख दो कि 100 क्वेश्चन है, फिर 101 से लेकर 120 तक सिर्फ उन लोगों को सॉल्व करना जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, बाकी जो सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं वो 0 से 100 तक सॉल्व करें, और इनको अलग से 20 मिनट मिलेगा। लाइक दैट आप कर दो, आप उसको एक्सक्लूड हटा दो ना। ये क्या करेंगे लोग, फॉरेस्ट सर्विस को जो तैयारी कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज वाला वो चीज पढ़ के क्या करेंगे इतना डिटेल में जाके, कि वो एक प्लांट किसी स्पीसीज के बारे में पूछ रहे हैं, इस स्पीसीज के बारे में बताइए, वो भी इतना ऐसा स्पीसीज जो कि शायद न्यूज में भी हो या नहीं हो, पता नहीं, गॉड नोज बेटर। एक और टेक्स सर्टिफिकेशन इरिस सिल्क का, ये सीआईबी में न्यूज में था, लेकिन था कब, 1 साल से ऊपर, 14-15 महीने पुरानी न्यूज है। तो आदमी 12 महीने करंट अफेयर्स पढ़ के जाएगा, 14-15 महीने आप 2 साल का अगले पूछोगे तो 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना विल बी वेरी डिफिकल्ट, और भी 1 साल के करंट अफेयर्स में भी इतना डिटेल में जाके पूछते हैं, और एक और टैक्स सर्टिफिकेशन, तो ये ऑफकोर्स उस हिसाब से वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू आंसर। अब ये ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है, तो ठीक है, जो इंटरपोल वगैरह न्यूज में रहता है तो उसका 1-2 नोटिस न्यूज में रहता है, अभी चारों को आप मैच करा रहे हो, ये भी आई वुड से वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन आज भी पूरा पॉलिटी पढ़ के जा रहे, लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है ये सब, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो चांसलर ऑफ जर्मनी आए थे इंडिया, ओके, इसमें उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग को चेंज कर दिया, तो आपको इसका मतलब है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एकदम डिटेल माइन्यूट पढ़ के जाइए, और कहां पे कौन सी चीज चेंज कर दें, कहां पे नहीं चेंज करेंगे वो भी नहीं बचा, जैसे यहाँ पे लखनऊ को मैनिपुलेट कर दिया, अहमदाबाद कर दिया, ओके। सो ये सब चीजें, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो नोबेल प्राइज विनर, आप ये भी नहीं बता रहे हो कि कौन सा विनर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और ये सब जो थे ना विनर्स में से थे, अगर आप देखोगे जॉन क्लार्क, डेवरॉट, एम मार्टिनेस, तो ये भी विनर थे, क्लॉक भी विनर थे, और भी रिचर्ड रॉबसन यहाँ लिखा केमिस्ट्री में, ये भी विनर थे इस साल, और जोएल माइकर इकोनॉमिक्स में, ये चारों जो थे 2025 के नोबेल प्राइज विनर में से ही थे। ऐसा भी नहीं कि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो पुराना 2-3-4 साल पुराना है, तो जिसने पढ़ा होगा, जो नोबेल प्राइज अगर आपको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे, नोबेल प्राइज विनर है, सारे के विनर्स के नाम रटोगे और उनका अचीवमेंट रटोगे, यही करके जाओगे ना, या उनका इसके बारे में जो अचीवमेंट उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओगे कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है, इम्यून टॉलरेंस क्या होता है ना, विजन लिटरेरी वर्क्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक राइट्स वेनेजुएला में क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो आदमी जो प्रोफेसर है कौन से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, ये कैसे मतलब आप अब नेक्स्ट टाइम ये पढ़ोगे कि ये तीनों का कौन कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये तीनों कौन कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको जो पूछना है वो ये पूछना है, तो आप मेरिट को तो कोई किल कर रहे हो, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा तो पूरा पढ़ के गया होगा प्रॉपरली, सारे का नाम रटा होगा, जो इन लोगों का अचीवमेंट है उसको पढ़ा होगा, क्वांटम टनलिंग के बारे में पढ़ के गया होगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पढ़ के गया होगा, इम्यून टॉलरेंस, इम्यून सिस्टम के बारे में 20 साल 30 साल सब पढ़ के गया होगा क्या होता है, और आप पूछ रहे हो कि ये साहब जो है कौन से साहब है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्या मतलब बनता है भाई। सो ऑफकोर्स इस तरह क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, इट डज नॉट मेक सेंस। वैसे जब मैंने आंसर निकाला था मैंने बता दिया था, लेकिन उसका सेंस नहीं बनता है। अब तो एविएशन सेक्टर में प्लेन क्रैश हुआ था लास्ट ईयर अहमदाबाद में, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल थे मनी कंट्रोल में, उससे आपने क्वेश्चन पूछा। फल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्लेन में कौन कौन सा मिलता है नहीं, अरे भाई कुछ और पूछ लो, जैसे एआईबी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एआईबी से रिलेटेड पूछ रहे सवाल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल इतना डिटेल में जाकर कैसे कोई इतना डिटेल पड़ेगा, मतलब अगर और प्लस आप ये कर रहे हो 12 मंथ से ओल्ड भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हो, तो आपका ये मकसद है कि आप 24 महीना करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ 2 साल का, और एकदम डिटेल माइन्यूट एक लाइन बाय लाइन, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये देखो ये एथिक्स का क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसमें तो आप कुछ हद तक पढ़ के कर सकते थे, लेकिन यही कितना लंबा है, 2 आवर्स के अंदर आपको इतना सॉल्व करवाना है। इसमें तो चलो अकाउंटेबिलिटी आप कुछ हद तक कर सकते थे कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही की बात करें, लेकिन अगर आप ये सब देखोगे, ये क्या पूछ रहे हो भाई, सीसैट का क्वेश्चन है इतना लंबा, क्योंकि आप ये भी तो देखो, यू आर गिविंग 2 आवर्स, उसी में आपको सब बच्चे को सब कुछ करना है, मार फेल कराना सब कुछ ये वो। अब ये सब केस में क्या होता है, लोग तुक्का मारते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है जो 2-2 3-3 बार इंटरव्यू तक पहुंच गए, वो छट गया अगले साल प्रीलिम्स में, और जो बंदा 6 महीना पहले, मैंने देखा 1 साल पहले तैयारी शुरू किया और क्वालिफाई कर गया, मैंने ऐसे देखा आंख से। और ये पहली बार नहीं, वो पहले भी होता आ रहा है, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ऐसा कई बार होता है जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है, वो मेरिट किलिंग क्वेश्चन होते हैं। अब ये इतना लंबा चौड़ा है, उसको टाइम कहाँ है उसके पास सॉल्व करने का, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे रहे हो, 100 क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है। ओके, ये सब तो सीसैट में होता है, या एथिक्स वगैरह में होता है, यहाँ के पूछ दिया गया कि इसमें क्या करना है, एथिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप देखो पैसेज में देखो ना, इतना लंबा लंबा पैसेज पूछो कि बच्चे के पास टाइम कहाँ बचा है, दैट इज द इशू। अब देखो इसमें क्या है, बच्चा पूरा पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके जा रहा है,
कि आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे रिलेटेड प्रोविजन पूछोगे। आप पूछ रहे भारतीय न्याय संहिता के अंदर जीरो एफआईआर के बारे में, और देन माइन्यूट डिटेल जाके पूछेगा कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है कि नहीं, ऑफिसर कब इंक्वायरी शुरू करेगा, पहले करेगा बाद में करेगा। तो आप पहले चीज समझो, अगर आप ऐसे प्रोविजन पूछोगे सेक्शन बीएनएस के बारे में, तो आप पूरा बीएनएस के सारी धारा पूछना शुरू कर दोगे। तो लीगल फील्ड में होता है ना, अगर किसी का लॉ ऑप्शनल होगा, ये लॉयर होगा, तब वो सॉल्व कर पाएगा। अदरवाइज तो पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, बेचारा पढ़ के जाएगा, उसको कुछ नहीं सवाल आएगा। सारे उसने इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े होंगे, क्या क्या नहीं पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत कॉमा फुल स्टॉप पढ़ के गया होगा। तो इसलिए भी उसका इतना रीजनेबल सेंस नहीं बन रहा है। और ये क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया, इसका ऑप्शन ही नहीं था, 3 और 5 आंसर होना चाहिए था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था। अब इसमें बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे एग्जाम में, बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा होगा, सोच रहा हो कौन सा होगा, नहीं होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो आप ये सब वेरीफाई करके रहो यार, ये सब चेक करो कि इसमें से कोई गलत नहीं है। लोगों ने फौरन 2 मिनट के अंदर लोगों ने चेक करके निकाल लिया। वही नहीं, अगर आप एआई से ही पूछ लेते तो शायद वो भी बता देता। आई एम नॉट श्योर, बट एआई इज नॉट वेरी लाइक, एआई पे पूरी तरह भरोसा नहीं किया सकता, आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट, ये सब ओल्ड न्यूज था, ये प्रॉब्लमेटिक था। जिसमें मांग देचू, अब देखो ना, मांग देचू 2019 है ना, काबुल स्टार पैलेस 2016, अब देखो पीएम इनॉग्रेट डिकॉय 2017, ये 2022 इंस्टीट्यूट, ये सब पुराने न्यूज थे, 3 साल 4 साल को 6 7 8 साल पुरानी न्यूज। तो ये तो करंट अफेयर्स का ही पार्ट नहीं है, कहां से पढ़ेगा आदमी, क्या पढ़ के आगे, तो तू कहीं मारेगा ना आदमी। या एक आध किसी को ध्यान होगा कि मैंग देचू नाम हाथ से मिला, लग रहा भूटान जैसा, तो चलो ट्राई मारते हैं। तो ये आपने क्या किया, मेरिट को सप्रेस कर दिया। अब इसमें होता है, मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा, बहुत सीरियसली एस्पिरेंट है, वो सोचते हैं कि मेरा इतना कम क्यों मार्क्स जा रहा है, कट ऑफ से इतना नीचे जा रहा है, बच्चे लोग बोल रहे 70 75 80 कट ऑफ जाएगा, और मेरा तो 60 भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए कि आपका तुक्का नहीं लगा, या वही जो लोग तुक्का सिखाना मारने सिखाते वही सीखते रहो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत सारे लोग देखे बड़े बड़े तुक्का मारने वाले, वो भी बाहर हो जाते हैं, उनका नहीं किस्मत लगा। बिकॉज आप सोचो 2 से 3 क्वेश्चन आपका सही से गलत हो जाए, मान लीजिए आपका 3 तुक्का सही हो जाए, और वही 3 तुक्का मान लीजिए आपके फ्रेंड ए है और ए बी है, ठीक है, दोनों ने 3 तुक्का मारा, बाकी सब क्वेश्चन दोनों इक्वल थे, इक्वल पेडेस्टल पर थे, इसने तीनों मारा, तीनों गलत हो गया, इसको मार्क्स कितना मिलेगा, 0.67 पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। सो 1.8 के आसपास उसको पेनल, 1.8 का 2 के आसपास आएगा, -2 मार्क्स मिलेगा इसको। इस बी ने तीनों सही का मार दिया, इसको कितना मिलेगा, 3 दोनों 6 मार्क्स मिलेगा, ये 3 तुक्का उसका सही हो गया। इस दोनों के बीच का गैप होगा 8 मार्क्स, बहुत बड़ा गैप है ये, बस 3 तुक्का सही होने पर। एक आधा नंबर के लिए आपको पता है कि लोग हारते हैं। टॉपर्स जो होते हैं 116 कट ऑफ क्या, 116 मार्क्स आए थे उनको, ऐसा बहुत सारे कट ऑफ टॉपर्स का हुआ है, आधा एक नंबर से पास किया। मेरा एक खुद क्लोज फ्रेंड था, उसका एकदम कट ऑफ जरा से पार किया था, उसका फाइनलिस्ट में नाम आया था। तो कैसे, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चांस पर है, 1 या 2 क्वेश्चन तो काफी है, तो 3 क्वेश्चन तो हम ज्यादा ही बता रहे हैं। 2 क्वेश्चन का अगर इधर से उधर हो जाएगा, ए है इसमें दोनों क्वेश्चन तुक्का मारा गलत हो गया, तो उसको कितना मिलेगा, -1.2 -1.34 के आसपास, और बी है उसको 4 नंबर मिल जाएगा, तो दोनों में आपस में 5-6 नंबर का डिफरेंस हो गया, 5.5 नंबर का, आसमान जमीन का फर्क है। तो दैट इज व्हाट इट इज, है ना। नेक्स्ट है, ये पूछ रहे हैं कि किसको एक बार से ज्यादा नोबेल प्राइज मिला, 2 बार नोबेल प्राइज मिला, कौन पढ़ेगा भाई इसको, और ये रिसेंट ईयर्स में नहीं मिला। अगर आप देखोगे, समझ, आई थिंक आंसर इज सी, अब आंसर मैंने निकाल दिया, बट थिंग इज रिसेंट ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ है कि आप पढ़ के बता दो। तो इसका मतलब क्या एक्सपेक्ट करो कि नोबेल आदमी जो सारा लास्ट ईयर जब से नोबेल प्राइज कमेटी बना, सबको रटते रहे बैठ के कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को 2 बार मिला, कि उससे को 1 बार मिला, कौन से को नहीं मिला है, यानी आप करंट अफेयर्स से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल है ना। फिर ये देखो, इसका तो कोई भी सेंस नहीं, कंप्लीटली सेंसलेस क्वेश्चन है, नो सेंस एट ऑल। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन होता है, तो ये सब मिशन है, ये कब से कब तक चला, कौन पता रहेगा, किसको पता रहेगा, हु नोज दिस, नो वन नोज। जिसने सर्व किया होगा ना, शायद वही उसी को याद होगा पहले पास्ट में, और भी सबको सबके बारे में तो नहीं पता होगा जिसमें उसने सर्व किया होगा। ये क्या, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई मेरिट नहीं इसमें, किसी ने तुक्का मारा होगा, लग गया होगा, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अब आप बताओ, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर लोग पढ़ के जाते हैं, अच्छे लोग का हेडक्वार्टर नहीं पता होता है कि बिम्स्टेक हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में कब स्टैब्लिश हुआ, ये पूछो, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स नहीं है इसमें, ये पूछ लो, ये कौन से मेंबर्स बाद में ऐड किए गए। आप पूछो कल्चरल इंडियन ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, एनर्जी सेंटर कहाँ है, और सेंटर फॉर वेदर, किसको पता होगा भाई, हु नोज इट। और इसको जान के करना भी क्या है, ये तो बाद में चेंज भी हो सकता है, मतलब ये सब उतनी बड़ी चीज, तो बिम्स्टेक के बारे में पूछ लो, तो इसका कोई सेंस नहीं। अगेन ये तो CDS CAPF ये सब में आते हैं क्वेश्चन, CDS CAPF का क्वेश्चन यहाँ से सर्विसेज में कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। कोर कमांडर के हेडक्वार्टर्स, तो चाहे तो आप सिलेबस में लिख दोगे कोर कमांडर से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, ये कभी नहीं इस तरह का सवाल आया। 2 साल पहले एक बार आया था, 2023-24 में, वो मिलिट्री के रैंक्स पूछे गए थे, वो भी नया क्वेश्चन था। तो ये सब इश्यूज है ना।
तो अब क्या कुछ नहीं किया सकता है, अब तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उम्मीद यह है कि नेक्स्ट टाइम से यूपीएससी ऐसा नहीं करे। इसमें एक चीज और समझना बहुत जरूरी है, देखो किसी भी चीज का ना जहां पर तारीफ हो, प्रेज हो, वहां प्रेज किया जाए, और जहां पे क्रिटिसिज्म वहां क्रिटिसिज्म किया जाए। आजकल क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स है यूपीएससी के, बहुत बड़े बड़े नाम वाले, वो कई बार ना जहां पे नहीं जरूरत थी वहां पे भी यूपीएससी की तारीफ कर देते हैं, यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता, वैसे सवाल पूछता है, अच्छे अच्छे लोग की हालत खराब हो गई। बट वो अच्छे लोग की हालत खराब की बात नहीं है, जो बंदा लेस प्रिपेयर्ड है उसका सिलेक्शन हो गया, वो क्या मतलब हुआ फिर? अच्छे अच्छे की हालत खराब हो रही है, और जो अभी 1 साल 6 महीने पहले स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उसका प्रीलिम्स निकल रहा है। तो आप मेरिट पूछोगे ना, आपका काम क्या है? मेरिट। जैसे लोग बोलते हैं कि मान लीजिए 13-14 हजार लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे कोई भी एक सवाल पूछे सेलेक्ट हो जाएगा? मान लीजिए यूपीएससी ने पूछा कि मैं इंग्लिश सवाल पूछूंगा, 100 क्वेश्चन जर्मन में आ गया, तो भी 13-14 हजार लोग मिल जाएंगे उनको। क्यों? लोग तो कम आ रहे हैं, जो सेलेक्ट हो जाएगा हो जाएगा। तो आपको मेरिट बेस्ड उतने लोगों को सिलेक्ट करना है ना, मेंस लिखवाना है कि सिर्फ 13-14 हजार लोग, तो उससे अच्छा क्या प्रीलिम्स का एग्जाम मत लो, फॉर्म भरवाओ, आप सीधा कह दो कि ठीक है भाई, हम जो है वो लक पर इसमें लॉटरी सिस्टम निकाल लेंगे, जो 13-14 हजार लोग निकलेंगे उनको मेंस लिखना होगा। यही कर दो फिर, तो फिर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे बेकार का। तो उसको मेरिट बेस्ड होना चाहिए, और वो ऐसा अपियर नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइंस है, एलिमिनेशन टेक्निक है, ये वो, बहुत सारे लोग का एलिमिनेशन टेक्निक फेल करता है। वही जो मैंने बताया था एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑल वाला, वो बहुत सारे 1-2 जगह तो एकदम गलत गलत निकल गया। वो जो लोग आराम से कॉन्फिडेंटली सोच रहे थे, एक जगह लिखा था इम्पॉसिबल, उसको यूपीएससी ने सही माना है। अभी जो प्रोविजनल आंसर की निकाला, एक जगह ऑल लिखा हुआ, तो उसको यूपीएससी ने सही मान लिया। तो 2 तो ऐसे गलत हो गया आपका एलिमिनेशन टेक्निक। तो आप तो ऐसे ही 4 नंबर मिल रहा था तो -1.34 हो जाएगा, तो यानी 5.5 नंबर का ऐसे डिफरेंस क्रिएट हो गया आपके 2 एलिमिनेशन गलत होने से। ये साइंस है एलिमिनेशन का, ये बोलो देखो। और ऐसे ही तो 1-2 मैंने एग्जांपल दिया। तो ऑफ कोर्स अगेन द सेम थिंग इज देयर। तो ये हमारा चैनल है, आप देखते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग वीडियोस में डालते रहेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, इसमें जब प्लेलिस्ट के ये वाले पे क्लिक करोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ये दिखाएं कि कैसे कुछ कुछ अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। हालांकि पहले के मुकाबले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेशन थोड़ा कम हुआ है। अक्सर पहले तो बहुत रिपीट करती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी, और एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। तो अगेन आपको वही है, मेन जो तैयारी जब स्टार्ट करोगे तो ऐसी तैयारी शुरू करना है। पहले तो आपको लास्ट 10 ईयर्स का यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें सही बताया, बट ये इस साल का था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर्स का। उसके बाद ये करना है कि सीएपीएफ और सीडीएस से क्वेश्चन आ रहा है, ये 5 साल का सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर एनसीईआरटी का बुक जो है उसको पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आई, मैंने दिखाया इसमें एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से, ठीक है। सो वैसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग और भी वीडियोस तरह के लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।